हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञानशाला एकेडमी के यूट्यूब क्लासेस में। मैं हूं सुलभ और मेरे साथ आप लोग कवर कर रहे थे एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 6 भाई इकोनॉमिक्स सीरीज, जिसमें मध्य प्रदेश और भारत की अर्थव्यवस्था के जो सारे टॉपिक हैं वो हम पढ़ रहे थे। हमारा टारगेट है 23 जून एमपीपीएससी प्रीलिम्स। तो चलिए, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? वित्तीय संस्थाएं। तो वित्तीय संस्थाओं में हमने आरबीआई के बारे में पढ़ा, हमने वाणिज्यिक बैंकों के बारे में पढ़ा। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनबीएफसी और सेबी के बारे में। किसके? एनबीएफसी और सेबी के बारे में। चलिए, तो बिल्कुल समय जाया न करते हुए हम शुरू करते हैं एनबीएफसी के बारे में। आज की क्लास शुरू करते हैं। तो एनबीएफसी, तो भाई हम इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे? एनबीएफसी क्या है, इसके प्रकारों के बारे में, इसके मानदंड क्या है, एनबीएफसी के लाइसेंस के लिए क्या मानक तय किए गए हैं, और ये बैंकों से किस प्रकार भिन्न हैं, बैंक से किस प्रकार ये भिन्न हैं, यह हम जानेंगे आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। एनबीएफसी क्या है? सबसे पहले बात आती है एनबीएफसी क्या है। तो पहले तो आपको जानना चाहिए इसका फुल फॉर्म क्या है। तो एनबीएफसी का फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। मतलब भाई हिंदी में हम बोलें तो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं या वित्तीय कंपनी, वित्तीय कंपनी या वित्तीय संस्था। अब जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, नॉन बैंकिंग मतलब ये बैंक नहीं है। जो बैंक के द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं हैं वह सारी सुविधाएं यह प्रोवाइड नहीं करा सकते। हालांकि कुछ सुविधाएं ये प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि बैंक भी क्या है? बैंक भी वित्तीय संस्थाएं हैं और ये भी वित्तीय संस्थाएं हैं। तो कुछ ना कुछ तो समानता होगी और फिर कुछ इनमें भिन्नता भी होगी। तो भाई एनबीएफसी आखिरकार है क्या? एनबीएफसी वास्तव में शैडो बैंक होते हैं। क्या? शैडो बैंक, जो क्या करते हैं भाई? अपने ग्राहकों को, अपने किसको? ग्राहकों को क्या देते हैं? ऋण उपलब्ध कराते हैं। क्या करते हैं भाई? ऋण उपलब्ध कराते हैं, पहली चीज। और ये किसके अधीन? किसके अधीन? तो मैं बात करूं कंपनी एक्ट 1956, कंपनी एक्ट 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी होती है। 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी या संस्था होती है। तो भाई इनका पंजीकरण किस अधिनियम के तहत किया जाता है? इनका पंजीकरण किसके अधीन? कंपनी एक्ट 1956 के अधीन किया जाता है। अगर मैं बात करूं क्या ये जमा स्वीकार कर सकते हैं या नहीं, एनबीएफसी जमा स्वीकार कर सकते हैं या नहीं, तो भाई कुछ सीमित अर्थों में यह जमा स्वीकार कर सकते हैं और फिर आगे नहीं कर सकते। सामान्यता नहीं, लेकिन कुछ अर्थों में, कुछ प्रोविजंस में यह जमा भी स्वीकार करते हैं, सभी की जमा स्वीकार नहीं करते हैं। अगर हम बात करें इनके वित्तीय के साधन क्या हैं, तो यह है बैंकों से, बैंकों के माध्यम से वित्तीय साधन जुटाकर, बैंकों से वित्तीय साधन जुटाकर ऋण वितरित करते हैं। भाई इनका ऋण वितरित करने का एक और तरीका होता है। क्या? केवल बैंकों से नहीं, यह कुछ अपने ग्राहकों से भी वित्त के साधन एकत्रित करते हैं, कुछ ग्राहकों से भी वित्त के साधन एकत्रित करते हैं और ऋण बांटते हैं। भाई सहारा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। सहारा में क्या होता था कि भाई रोज का खाता फिक्स हो गया दुकानदारों का, रोज या फिर मंथली भाई इतना जमा करते जाते हैं, वह इकट्ठा फिर बाद में वापस लेते हैं। तो ऐसा क्या सहारा उस पैसे क्या करता था? कहीं ना कहीं किसी कंपनी को या ऋण में बांटता था या शेयर मार्केट में लगाता था, फिर वही उनको लौट कर देता था।
तो इस तरीके से क्या भाई भी एनबीएफसी थी। तो एनबीएफसी बैंकों से वित्तीय साधन जुटाकर और ऋण वितरित करती है। क्या करती है? ऋण वितरित करती है। और ये जो लाभ कमाते हैं, ये जो लाभ कमाते हैं वह लाभ कहाँ से कमाते हैं? इस ऋण से जो मार्जिन होता है वही इनका लाभ होता है। यह जो ऋण बांटने से इनको जो मार्जिन होता है वही इनके लाभ का स्रोत है। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या हुई? एनबीएफसी। क्या? एनबीएफसी। अगर हम बात करें एनबीएफसी के प्रकारों की, एनबीएफसी के प्रकारों की, तो आरबीआई के अनुसार एनबीएफसी दो प्रकार के हैं। दो प्रकार के कौन कौन से? तो भाई जमा स्वीकार करने वाली और जमा ना स्वीकारने वाली। जो जमा स्वीकारने वाली एनबीएफसी हैं, इन एनबीएफसी को शॉर्ट में क्या एनबीएफसी डी बोला जाता है। एनबीएफसी डी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी डिपॉजिट, जो डिपॉजिट लेती हैं। और जमा ना स्वीकार करने वाली एनबीएफसी को हम एनबीएफसी एनडी भी बोलते हैं। क्या? एनबीएफसी एनडी। एनबीएफसी डी और एनबीएफसी एनडी, इस प्रकार से दो भागों में इन्हें बांटा जाता है। कितने? दो भागों में इन्हें बांटा जाता है। अगर हम इनकी बात करें कि भाई जमा स्वीकारने वाली एनबीएफसी कौन सी हैं? जो कंपनी एक्ट के तहत तो पंजीकृत हैं, कंपनी एक्ट के तहत तो पंजीकृत हैं, साथ ही साथ क्या होता है इनका? यह आरबीआई में भी पंजीकृत होते हैं। आरबीआई के साथ भी पंजीकृत होती हैं और उसी की शर्तों के अनुसार कार्यरत हैं और आरबीआई के नियमों का पालन करते हैं। ये क्या करती हैं? आरबीआई के अनुसार उसके नियमों का पालन करेंगी। भाई इन्हें क्या ऋण देने के साथ साथ कुछ हद तक जमाएं स्वीकार करने का भी अधिकार होता है। ये जो हैं डिमांड ड्राफ्ट जारी नहीं कर सकते। कोई भी एनबीएफसी हो डिमांड ड्राफ्ट जारी नहीं कर सकती हैं। कोई भी एनबीएफसी हो भाई चेक जारी नहीं कर सकता है, जबकि बैंक चेक भी जारी कर सकता है और डिमांड ड्राफ्ट भी जारी कर सकता है खुद के नाम से। एनबीएफसी नहीं। तो जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी डी कौन सी होंगी? जो जमा स्वीकार करती हैं, कुछ अर्थों में जमा स्वीकार करती हैं और आरबीआई के साथ पंजीकृत होती हैं। किसके साथ? आरबीआई के साथ पंजीकृत होती हैं, उसके नियमों का पालन। जमा स्वीकार ना करने वाली जो केवल और केवल कंपनी एक्ट के तहत पंजीकृत होती हैं। फिर मैं बात करूं भाई एनबीएफसी और बैंक में क्या डिफरेंस है? एनबीएफसी और बैंक में क्या डिफरेंस है? तो भाई सबसे पहला डिफरेंस तो क्या भाई इनकी परिभाषा में हम देखें तो क्या है कि भाई एनबीएफसी हैं, यह दोनों ही क्या है? बैंक हो चाहे एनबीएफसी हो, दोनों ही क्या हैं? वित्तीय संस्थाएं। यह समानता हो गई इनमें, यह वित्तीय संस्थाएं हैं। लेकिन जो बैंक हैं, बैंक संपूर्ण वित्तीय व बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, जबकि एनबीएफसी नहीं। एनबीएफसी संपूर्ण बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, ना ही कराते हैं। इन्हें क्या बैंक को बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त होता है, बैंकिंग सेवाओं के लिए बैंकिंग लाइसेंस होता है, जबकि एनबीएफसी को बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। किसको? एनबीएफसी को। बैंकों को होता है, एनबीएफसी को बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब भाई जो बैंक है वह ग्राहक के से क्या मध्यस्थ के रूप में सारी सेवाएं उसे प्रदान करता है कि भाई जमा स्वीकार करना
उसको ऋण देना, उसको एफडी फिक्स डिपॉजिट करना उसके लिए, और उसे और अन्य ज़रूरतें सरकार की योजनाओं को भी लागू करना, ये सारी सुविधाएं बैंक देते हैं, लेकिन एनबीएफसी वो सारी सुविधाएं नहीं दे पाते हैं। अगर मैं बात करूं तो जो बैंक हैं, बैंक चेक जारी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चेक जारी कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट व डिपॉजिट जारी कर सकते हैं। लेकिन 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 हम बात करें किसकी, लेकिन जो एनबीएफसी हैं, एनबीएफसी यह ना तो डिमांड ड्राफ्ट जारी कर सकते हैं, ना ही चेक जारी कर सकते हैं स्वयं की आहरण से, स्वयं के नाम से, स्वयं के आहरण से क्या चेक और डिमांड ड्राफ्ट जारी नहीं कर सकते। इन्हें भी अगर चेक चाहिए तो वो किसी बैंक का ही चेक देंगे, किसी भाई डिमांड ड्राफ्ट किसी बैंक में ही जारी करेंगे, स्वयं से नहीं कर सकते हैं। और फिर एक बड़ा अंतर क्या है, जो एनबीएफसी है, एनबीएफसी भुगतान प्रणाली में शामिल नहीं है, भुगतान प्रणाली में नहीं। जो भाई बैंक हैं, बैंक भुगतान प्रणाली में शामिल होते हैं, एनबीएफसी पेमेंट नहीं कर सकते हैं, इनके नाम से पेमेंट नहीं किया जा सकता है। एसबीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, आईसीआई के पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं। भाई इन सभी ये सभी बैंक क्या भुगतान प्रणाली में मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं, एनबीएफसी नहीं। ये भी भुगतान के लिए किसी बैंकिंग सिस्टम का ही उपयोग करते हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। फिर ये क्या करते हैं, जो जमा करता है, जो एनबीएफसी के जमा करता हैं, एनबीएफसी जो जमा स्वीकार करती है उस पर आरबीआई गारंटी नहीं देता है, आरबीआई गारंटी नहीं देता है एनबीएफसी की जमाओं पर। जबकि ये जो हम बात करें बैंकों की जमाओं पर, तो बैंकों की जमाओं पर आरबीआई गारंटी देता है, एनबीएफसी की जमाओं पर नहीं। इसमें हम बात करें कौन सा टर्म आएगा, तो टर्म आएगा क्रेडिट गारंटी, क्रेडिट गारंटी, क्रेडिट गारंटी। यह एनबीएफसी के संदर्भ में नहीं होती है, बैंकों के संदर्भ में होती है, क्या क्रेडिट गारंटी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लेना चाहें। वैसे यह चीज़ें समझने की हैं, आपको यह समझनी चाहिए, और जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, तो उस दौरान ही आप लोग क्या करें भाई, पेन और पेपर का उपयोग करते हुए इसको भाई अपने नोट्स में ऐड करते जाएं। क्या करते जाएं, नोट्स में ऐड करते जाएं, जिससे क्या होगा, आपको चीज़ें और अच्छे से समझ आएंगी। मैं भी इस बात पर फोकस कर रहा हूं कि भाई आपको हाथ से लिखकर ज़्यादा बताया जाए, क्योंकि ऐसे में चीज़ें ज़्यादा गेन होती हैं देखने के साथ साथ, जो आपका दिमाग चलेगा, आपका फोकस बढ़ेगा, इससे फोकस ज़्यादा बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह क्या एनबीएफसी में और बैंक में अंतर हमने देखा। भाई हम बात करें इसके कुछ लाइसेंस की, कोई बात नहीं दोस्तों, मैं क्या स्लाइड ऐड करना भूल गया हूँ। चलिए कल क्लास के बीच में ही एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं एक स्लाइड ऐड कि भाई एनबीएफसी के मानदंडों की हम बात करें, एनबीएफसी के मानदंडों की हम बात करें तो इसके मानदंडों की बात करते हैं। भाई आपको भी टेक्निकली ये चीज़ें सीखनी चाहिए। हम मानदंड की बात करें, इसके जो मानक हैं किसके लिए, तो एनबीएफसी के लाइसेंस के लिए, एनबीएफसी के लाइसेंस के लिए क्या मानक हैं। पहली चीज़ तो इसे क्या होना चाहिए, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत होना चाहिए। दूसरा, इसकी न्यूनतम चुकता पूंजी कितनी, 2 करोड़ रुपए होनी चाहिए, यह शर्त आवश्यक है। 2 करोड़ रुपए इसकी चुकता पूंजी होनी चाहिए। अगर हम और बात करें तो यह क्या, यह हमेशा, यह संस्था जो एनबीएफसी है, एनबीएफसी हमेशा क्या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही होगी, प्राइवेट लिमिटेड संस्था होगी, संस्था या कंपनी ही होगी एनबीएफसी। अगर हम
और इसके नियमों की बात करें तो भाई मुख्य रूप से आपको इन तीनों को ही ध्यान देना है, ये तीन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा और क्या शर्तें हैं इसके संबंध में, तो भाई यह जो खर्च है यह अपना खर्च स्वयं से निकाल लेंगे, ग्राहकों से जो ऋण मार्जिन है उससे लाभ कमाएंगे। और क्या भाई इनमें एक शर्त और है, क्या शर्त है कि भाई ये जो ऋण दे सकते हैं, जो ऋण दे सकते हैं, ऋण या जमा स्वीकार कर सकते हैं, जमा स्वीकार कर सकते हैं, उस पर अधिकतम 11% का ब्याज लागू होगा। 11% की दर पर ही लागू होगा। पहले यह 12% से ज़्यादा था, अब इसे कम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? कम कर दिया गया है। यह क्या करती हैं? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लोगों से ही पैसा जुटाते हैं। किससे? लोगों के माध्यम से ही यह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पैसा जुटाती हैं। और ऐसा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इनके बारे में डेटा नहीं है, तो आप इसमें परेशान ना हो। बस इनमें एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि आरबीआई ने एनबीएफसी के संबंध में 1998 में क्या पूंजी पर्याप्तता अनुपात का नियम लागू किया। पूंजी पर्याप्तता अनुपात नियम लागू किन के लिए? एनबीएफसी के लिए यह महत्वपूर्ण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करें सेबी की। एनबीएफसी पर्याप्त है भाई, ये इसके लाइसेंस के क्या मानदंड है भाई, क्या है उसके प्रकार, क्या हैं, बैंकों से क्या अंतर है, और इसके मानदंड, इसके मानक लाइसेंस के लिए कौन से आवश्यक हैं, ये हमने जाने। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करूं सेबी की। भाई सेबी क्या है? सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये क्या है? सेबी अर्थात क्या? भारतीय प्रतिभूति एक्सचेंज मतलब विनिमय, प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, यह क्या है? सेबी। यह क्या करता है? जो प्रतिभूति है, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कहाँ होता है? प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय शेयर बाजार में होता है। तो इसका संबंध शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार से। किससे? शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार से इसका संबंध है। किसका? सेबी का। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। फिर बात आती है इसका पूरा नाम, तो भाई पूरा नाम तो ये हो गया सेबी का। अब भाई इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 12 जुलाई 1988 को। 12 जुलाई 1988 को इसे वैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो इसे वैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992 को। किससे? तो भाई एक एक्ट आया था, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड मतलब सेबी एक्ट, विनिमय बोर्ड मतलब सेबी एक्ट, विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के द्वारा इसे क्या भाई वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। क्या दिया गया? वैधानिक दर्जा। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। प्रमुख आर्थिक संस्थाओं के हेडक्वार्टर, जो अर्थव्यवस्था से संबंधित रेगुलेशन संस्थाएं हैं, उनके मुख्यालय सामान्यतः कहाँ है? मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। याद रखें। तो सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। चलिए आगे बात करते हैं क्षेत्रीय कार्यालय। तो सेबी के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? सेबी के
4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, कौन कौन से? कोलकाता, मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और अहमदाबाद। कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और अहमदाबाद, ये 4 क्या हैं? इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कौन कौन से? कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और अहमदाबाद, ये 4 इसके प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अगर हम बात करें सेबी के प्रथम अध्यक्ष की तो S.A. दवे, ये कब? 1988 में सेबी के अध्यक्ष बने थे। कब? 1988 में। महत्वपूर्ण फैक्ट है। फिर बात आती है इसकी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच। इसमें और क्या महत्वपूर्ण है? यह है प्रथम महिला से भी हैं। क्या हैं? प्रथम महिला अध्यक्ष भी हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष सेबी की कब बनी थी ये? तो यह 2022 से अब तक इसकी अध्यक्ष हैं, तब से यह इसी पद पर काबिज हैं। तो माधवीपुरी बुच कौन है? सेबी की वर्तमान अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष S.A. दवे, जो 1988 में इसके अध्यक्ष बने थे। तो भाई क्षेत्रीय कार्यालय कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई और अहमदाबाद कुछ इस तरीके से कर लीजिए भाई लोग, कुछ इस तरीके से कर लीजिए। अपना भारत का प्यारा सा मैप बना लीजिए और इसमें देख लीजिए दिल्ली यहाँ पर होगा, कलकत्ता यहाँ पर होगा, चेन्नई यहाँ पर होगा और अहमदाबाद कुछ यहाँ पर होगा। यहाँ 4। और मुंबई में क्या है? हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ? मुंबई में है। दिल्ली, अहमदाबाद, कलकत्ता और चेन्नई, यहाँ पर क्या है? क्षेत्रीय कार्यालय हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे भाई कि सेबी जो है उसका जो संगठन है वो संगठन कैसा है, जो इसका कार्य किया जाता है वो कैसे किया जाता है। तो भाई इसके संगठन में क्या? एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य वित्त मंत्रालय द्वारा नामित या मनोनीत किए जाते हैं। तो दो सदस्यों कौन नियुक्त करता है? वित्त मंत्रालय। याद रखिए हमने आरबीआई पढ़ा था, आरबीआई में अभी 2 सदस्य वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए जा रहे थे, 10 सदस्य सरकार के द्वारा नियुक्त किए जा रहे थे। याद है या नहीं है? आरबीआई उसमें टोटल 21 थे, 1 गवर्नर था, 4 डिप्टी गवर्नर थे और 4 जो निदेशक बोर्ड थे उनके अध्यक्ष थे। ये आरबीआई की संस्था थी, आरबीआई की संरचना थी। यहाँ पर सेबी की बात करें तो एक अध्यक्ष, 2 सदस्य वित्त मंत्रालय द्वारा नामित है और 1 सदस्य आरबीआई के द्वारा, 1 सदस्य आरबीआई के द्वारा की रेगुलेशन में आरबीआई भी हेल्प करता है सेबी को और 5 सदस्य केंद्र सरकार के द्वारा। इस तरीके से टोटल कितने सदस्य हो गए? 1 + 2 + 1 + 5, 5 और 1 6, 2 8 और 1 9, टोटल कितने? 9 सदस्य होते हैं इसके संगठन में। जो सेबी है, सेबी के संगठन में कुल कितने? 9 सदस्य होते हैं। 1 + 8 भी हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 + 8 की सदस्य संख्या, 1 अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्य। जल्दी से भाई इसका आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपका ये भी टॉपिक कवर। चलिए अब हम बात करते हैं सेबी के संगठन के बाद कि भाई संगठन कैसा है। हम देखते हैं भाई जो सेबी है तो सेबी के कार्य क्या हैं। भाई सेबी के कार्य मुख्यतः तो क्या है? शेयर बाजार से संबंधित कार्य, उसको रेगुलेट करने के। भाई जो निवेश होता है, निवेश को रेगुलेट करने से संबंधित कार्य हैं। तो सबसे पहले हम इनके कार्यों को 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 प्रकार से इनके कार्यों का अध्ययन किया जा सकता है। जैसे भाई सुरक्षात्मक कार्य, कुछ सुरक्षात्मक कार्य किए जाते हैं, कुछ विनियामक कार्य किए जाते हैं रेगुलेशन से रिलेटेड, और कुछ होते हैं इसके विकासात्मक कार्य। कैसे? विकासात्मक कार्य। अगर हम बात करें सुरक्षात्मक कार्यों की, किन की? सुरक्षात्मक कार्यों की। तो सुरक्षात्मक कार्य कौन कौन से हैं सेबी के प्रमुख? पहले तो पूंजी और शेयर बाजार, मुद्रा बाजार और शेयर बाजार जो है उसमें निवेशकों के हितों की रक्षा करना। इसी उद्देश्य से, मुख्यतः इसी उद्देश्य से सेबी की स्थापना की गई थी कि जो शेयर बाजार और पूंजी बाजार में जो निवेश कर रहे हैं लोग, चाहे वो विदेशी हों या देशी हों, तो उनके हितों की रक्षा करना। अब याद कीजिए 1982 में एग्जिम बैंक बना था। 1982 में क्या बना था? एग्जिम बैंक, एग्जिम बैंक बना था। फिर एक दूसरा फैक्ट याद कीजिए,
याद कीजिए दूसरा फैक्ट, 1985 में क्या हुआ था, एग्जिम पॉलिसी आई थी, निर्यात आयात नीति, एग्जिम पॉलिसी, जब राजीव गांधी क्या थे, प्रधानमंत्री थे, और बीपी सिंह वित्त मंत्री, तब ये पॉलिसी आई थी वित्त मंत्री वाणिज्य मंत्री के द्वारा। तो यह निर्यात आयात की बात कर रहे थे। तो भाई हमारी जो अर्थव्यवस्था है 1985 के बाद थोड़ी थोड़ी उदार होने लगी थी, क्योंकि आवश्यकताएं थी। तो उस उदारता में भाई हमारे यहाँ निवेश आता, तो उस जो निवेश आ रहा है उस निवेशकों को, विदेशों से निवेश आ रहा है और देश के लोग भी निवेश कर रहे हैं, उन निवेशकों के हितों की रक्षा करने की जरूरत हुई। तो इसके रेगुलेशन के लिए सेबी की स्थापना, समझिए सेबी का उद्देश्य। फिर निवेशकों की शिकायतों पर कार्रवाई करना। अब जो निवेशक हैं वो भाई किसी कंपनी में निवेश किया या किसी मार्केट में निवेश किया, उससे क्या जो कुछ शिकायतें कर रहे हैं निवेशक, तो उनको भाई ध्यान देना, शिकायतों पर कार्रवाई। और निष्पक्ष प्रथा को प्रोत्साहन करना कि भाई किसी को हॉर्स ट्रेडिंग ना हो रही हो, निष्पक्ष तरीके से जो प्रथाएं शेयर मार्केट की। भाई जो 1992 स्कैम 1992 वेब सीरीज आई थी, उसमें इनसाइडर ट्रेडिंग होती थी, हॉर्स ट्रेडिंग होती थी। उसमें क्या हो रहा था भाई, निष्पक्ष रूप से बाजार रेगुलेट नहीं हो पा रहा था। हंसल मेहता स्टोरी। फिर निवेशकों को क्या प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं कि आपको किस तरीके जोखिम लेना है और किस तरीके से जोखिम नहीं लेना है। तो सुरक्षात्मक कार्य यही है, निवेशकों को भाई सुरक्षा प्रदान करना, उनकी शिकायतों को सुनना, उस पर कार्रवाई करना, निष्पक्ष प्रथा को प्रोत्साहन देना, शेयर मार्केट से संबंधित, और निवेशकों को प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं ताकि वह सुरक्षित रहें, इन जो जोखिम हैं और धोखाधड़ी हैं इनसे बचे रहें। फिर बात आती है कि भाई सिक्योरिटी और शेयर मार्केट, जो प्रतिभूति बाजार है और शेयर बाजार है, उससे जुड़ी जो कंपनियां हैं उन कंपनियों को पंजीकृत करता है। उन कंपनियों को सेबी द्वारा क्या किया जाता है, रजिस्टर्ड, पंजीकृत किया जाता है सेबी में। फिर ये विनियामक कार्य हैं, इसके कौन से विनियामक, रेगुलेशन से रिलेटेड कार्य हैं। और फिर जो दलाल हैं, दलाल कौन होते हैं, मध्यस्थ, कमीशन खोर एजेंट, उपदलाल हैं और कंपनियां हैं, इन सभी को नियंत्रित, इन सभी को भी लाइसेंस कौन जारी करता है, सेबी। सेबी से लाइसेंस लेना पड़ता है, जो भाई शेयर मार्केट के ऑफिशियल जो क्या होते हैं, दलाल हैं या कमीशन एजेंट हैं। फिर जो म्यूचुअल फंड हैं, जो म्यूचुअल फंड हैं इनको भी नियंत्रित करता है। भाई क्या प्रावधान, जो कहते हैं म्यूचुअल फंड जोखिम प्रावधानों के अधीन हैं, तो जो जोखिम प्रावधान है वह सेबी ही निर्धारित करता है म्यूचुअल फंड के। एडवर्टाइजमेंट आजकल बहुत आने लगी है म्यूचुअल फंड्स की, इसलिए। फिर जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, उनको भी पंजीकृत करता है। तो किन किन को पंजीकृत करता है, पहले तो दलालों को भी पंजीकरण होगा, म्यूचुअल फंड है उनका पंजीकरण और नियंत्रण भी, और क्रेडिट रेटिंग का भी पंजीकरण भी, और सिक्योरिटी शेयर मार्केट जुड़ी जो कंपनियां हैं उनका पंजीकरण। इसके अलावा जो शेयर डिवेंचर अचानक से बहुत बड़े स्तर पर सेल होते हैं उसको भी रेगुलेट करता है, उस पर निगरानी रखता है सेबी। कोई कंपनी अचानक से अधिग्रहण की जाती है किसी कंपनी के द्वारा, किसी बड़ी कंपनी के द्वारा किसी छोटी कंपनी को अधिकृत किया जाता है, उसमें भी सेबी जांच करता है कहीं इसमें कोई भाई बैक डोर से कुछ तरीके से कंपनी खरीदी तो नहीं गई है, या टैक्स से बचने के लिए विलय तो नहीं किया जा रहा है। ये सारी स्थितियों की जांच करती है सेबी। फिर बात आती है विकासात्मक कार्यों की। तो विकासात्मक कार्य क्या हैं, शेयर बाजार के मध्यस्थों को प्रशिक्षण देती है, जो दलाल हैं इनको नियंत्रित करती है और इन्हें क्या प्रशिक्षण भी देती है मध्यस्थों को। फिर शेयर बाजार संबंधी अनुसंधान कार्य करती है, विभिन्न डेटा भी इकट्ठा करती है, डेटा को जारी भी करती है, रिपोर्ट्स भी जारी करती हैं। फिर क्या जो निवेशक हैं शेयर बाजार के मध्यस्थ कंपनियां हैं, जो मध्यस्थ कंपनियां हैं को इनको कार्य करने के लिए प्लेटफॉर्म भी प्रदान करती है। क्या करती है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है। कौन, सेबी। याद रखें। तो यह क्या भाई, सुरक्षात्मक कार्य, विनियात्मक कार्य और विकासात्मक कार्य, यह प्रमुख कार्य थे सेबी के। क्या थे, सेबी के प्रमुख कार्य। और यहाँ पर हमारा टॉपिक एनबीएफसी और सेबी समाप्त होता है। भाई आशा है आप लोगों को यह बहुत अच्छे समझ आया होगा कम से कम समय में। तो अब सिलेबस में हमारी जो लाइन है भाई
वित्तीय संस्थाएं जिसमें आरबीआई, सेबी, वाणिज्यिक बैंक और एनबीएफसी में पढ़ना था वह समाप्त होता है। अब अगली जो क्लास होगी उसमें हम बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम भाई बौद्धिक संपदा अधिकार क्या हैं, भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार और फिर मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकार, इनको एक ही क्लास में खत्म करेंगे। तो भाई बने रहिए ज्ञानशिला एकेडमी के साथ और इस वीडियो को अपने फ्रेंड ग्रुप में, एस्पिरेंट ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। भाई जो भी आपको कमियां लगती हैं या जो अच्छा लगता है तो कमेंट में उस बात को ज़रूर जाहिर करें और भाई इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।